गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार। स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, मैथ का सिलेबस। हम लोग देख जानते हैं कि हम लोग के मैथ में दो दो सिलेबस है। पहला है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, जिसका नाम है अप्लाइड मैथमेटिक्स ए। और जो इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए है, उसके लिए नाम क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन करके दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्रुप ए का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ए है, जो सिविल को मैकेनिकल को पढ़ना है, इसको किसको पढ़ना है? सिविल को और मैकेनिकल को। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, सिविल मैकेनिकल। उसके बाद अपने आप अनुसार से आप अपना ब्रांच देख लीजिएगा, इसमें मेंशन किया गया है। ऑटोमोबाइल है, ये सब ब्रांच इसमें मेंशन किया गया है। उसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला यूनिट क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। किसके बारे में है? इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, ठीक है। कैलकुलस का ही पार्ट है दोनों। ओके। तो इंटीग्रल कैलकुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन, मतलब इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। ओके। दूसरा क्या है 1.2 में? वर्किंग रूल ऑफ एंड इंटीग्रल स्टैंडर्ड फंक्शन। यानी कि हम लोग जब स्टैंडर्ड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। एंड पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसके बारे में हम लोग जब यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम लोग इंटीग्रेशन का कहाँ करते हैं? तो देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है डिफ्रेंसिएशन, एक होता है इंटीग्रेशन। एक होता है डिफ्रेंसिएशन जिसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स के फॉर्म में, और एक होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इस दोनों में क्या अंतर है? तो इस दोनों में अंतर होता है, ये छोटा करने के लिए होता है। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उसको छोटा करते जाते हैं तब डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट रहता है उसको बड़ा फॉर्मेट में हमको दिखाना है, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एक एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। उसके लिए पूरा अगर एरिया है, मान लीजिए कि इतना इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। स्ट्रिप क्या होता है? पतला सेक्शन होता है। हम लोग देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे तब। तो उसकी उसकी सहायता से पूरा इस सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको हम लोग इसका इसका क्या हो गया? इसका एप्लीकेशन हो गया इंटीग्रेशन का। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। यूनिट नंबर 2 में क्या कर रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखना है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें डी बाई डी एक्स रहे, जिसमें डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन का टर्म रहेगा, वैसा इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इक्वेशन हम लोग बचपन में देखे थे, एक्स प्लस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 5। तो ये डिफरेंशिएशन का टर्म है। ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं है। हम लोग जैसे ही इसमें डी बाई डी एक्स ऐसे लग जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा? डी बाई डी एक्स टर्म लग जाएगा। इसे लगा देते हैं हम लोग, मान लीजिए कि इसमें ऐसे है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है। इसको कहेंगे, तब जाके इसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ये कौन सा हो गया इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी हम लोग आगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में पूछता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है ऑर्डर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। बहुत ईजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में? देखिए, ऑर्डर 2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, डिग्री 2 भी हो सकता है, डिग्री 3 भी हो सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है? फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है। ओनली फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। और मेथड भी स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा मेथड से पढ़ना है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से पढ़ना है। कौन सा मेथड? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही पता चलता है कि हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। जैसे एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो हम लोग एक्स को अलग करेंगे, वाई को अलग करेंगे। ऐसा ही मेथड है। जब हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए,
होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। ये होमोजीनियस क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, जब हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तब जाके समझ में आएगा आपको, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है लेकिन कांस्टेंट कोफिशिएंट होना चाहिए। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, बराबर के लास्ट में जीरो रहेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड। ठीक है। अच्छा, एक बात हम आपको बताते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी जिसको कहते हैं, एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। ऑर्डिनरी में भी डिग्री बहुत सारा होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो आपको ऑर्डिनरी का ही पढ़ना है। ठीक है। और इसमें भी वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है और सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर का भी पढ़ना है और सेकेंड ऑर्डर का पढ़ना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, यूनिट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। जो नॉन लीनियर इक्वेशन होगा उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। हालांकि ये अभी जो न्यू सिलेबस है उसी में ऐड किया गया, पहले ये नहीं था। इसमें 3 पॉइंट आपको पढ़ना है मेनली। अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रेशन मेथड के बारे में पढ़ना है, और न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ये क्या होता है, जब हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तब समझा देंगे आपको। ओके। उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या है लिखा हुआ है ये, बक्सली इंटरेक्टिव मेथड फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ही एक मेथड है। ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे जब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो। उसके बाद है न्यूमेरिकल इंटीग्रल। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला और प्रिज्मोइडल फार्मूला। ये देखिए, ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ना है, सिम्पसन्स का 1/3 रूल पढ़ना है। ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स वर्ड रूल, 1/3 रूल जो सर्वे पर पढ़ेंगे ना आप लोग यूनिट, जब सेमेस्टर 3 में जाइएगा उसमें इसको पढ़ना है। ठीक है। 1/3 कहने का मतलब उसमें 1/3 का टर्म जरूर आएगा, और 3/8 कहने का मतलब 3/8 इसका टर्म जरूर आएगा। सिम्पसन्स का ही 2 रूल पढ़ना है आपको, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे होता है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर में होता है फेवरेबल। ये फेवरेबल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, फेवरेबल ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में हम लोग जब देखेंगे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 5, इसके बारे में आपको समझ में आएगा कि फेवरेबल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। वैसे जो 10th में पढ़े होइएगा हिंदी मीडियम से, तो फेवरेबल मतलब होता है जो हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको 2 पासा फेंक रहे हैं, उसमें हम लोग को संख्या का योग 6 चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा। तो ये सब बेसिक्स में था, बहुत ज़्यादा बेसिक्स था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि 2 पासा फेंकते हैं तब हम लोग तो ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं कहा जाए कि 20 पासा फेंकते हैं तब, तो इसके लिए कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको समझना होगा। जैसे कौन कौन से हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फंक्शन के बारे में देखेंगे पहले, डिस्क्रीट कैसे हो, क्या किसको कहेंगे डिस्क्रीट, किसको कहेंगे कंटिन्यूअस। ओके। फिर हम लोग देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, यही 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, और भी पढ़ना है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आप आगे जाइएगा बीटेक करिएगा तो उसमें पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया यूनिट आपका ग्रुप ए का सिलेबस का डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स जो ए था, अप्लाइड मैथमेटिक्स ए का सिलेबस का डिस्कशन हम लोग सेम टू सेम देखते हैं। किस में, सेमेस्टर 2 का ही, जो एमई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है और सिविल का सीएससी का सिलेबस है उसको। ओके। देखिए, ये किसके किसके लिए हैं, डबल ई के लिए है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल के लिए है। उसके बाद ये देख लीजिएगा अपना डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है इसमें। ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो इलेक्ट्रिकल में सीएससी में ये सब ग्रुप ए में आता है। तो इसके लिए हम लोग कौन कौन सा सिलेबस देखते हैं, देखिए यहाँ पे
अब आप लोग तो सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि हम ग्रुप ए में आते हैं कि ग्रुप बी में, और ग्रुप ए वाले के सिलेबस का डिस्कस, ग्रुप बी वाले सिलेबस का डिस्कशन हो गया। अब ग्रुप ए वाले का डिस्कशन करते हैं। तो इसमें पढ़ना है क्या, अप्लाइड मैथमेटिक्स सी। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स सी में हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही है, 3 यूनिट लगातार मिलेगा। ठीक है, पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सेम टू सेम जो उसमें था, एप्लीकेशन इसका पढ़ना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन पढ़ना है, वर्किंग रूल पढ़ना है स्टैंडर्ड फंक्शन का, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ना है, और पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये हम लोग देख लिए हैं, उसमें भी सेम टू सेम था। उसके बाद देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम जो ग्रुप ए में था, ग्रुप बी में था, वो इसमें भी है। यानी कि जो अप्लाइड मैथमेटिक्स ए था, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स सी में भी है। इसमें भी सेम पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हेल्प से हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और बर्नौली इक्वेशन पढ़ना है, जो सेम टू सेम उसमें भी है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी वैसा ही है। इसमें 2 यूनिट एक्स्ट्रा है। उसमें 2 यूनिट एक्स्ट्रा था, उसमें सिम्पसन्स 1/3 रूल था और प्रोबेबिलिटी वाला था। ठीक है, इंटीग्रल मेथड और प्रोबेबिलिटी। इसमें 2 यूनिट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आगे भी पढ़िएगा आप लोग। सब कोई सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में और फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में भी पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको हम लोग बहुत बहुत जो बेसिक्स है इसका सारा पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए जहाँ जहाँ आई लग जाए, आई को कहते हैं आयोटा। जेड इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखते हैं, जेड इक्वल्स टू लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आई मतलब क्या होता है, इमेजनरी नंबर। रियल नंबर इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। रियल मतलब जो वास्तविक संख्या होता है, और अवास्तविक संख्या। तो अभी तक हम लोग जो 10th तक पढ़ते हैं सब रियल नंबर पे पढ़ते हैं, अवास्तविक संख्या नहीं पढ़ते हैं, यानी कि इमेजनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग को अगर 11th 12th कीजिएगा तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखने को मिलेगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया है विदाउट प्रूफ, यानी इसका प्रूफ का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रूफ आगे करना है। आगे के जो सब्जेक्ट पढ़िएगा, जो कोर पेपर आएगा आपका, उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सच एज, मतलब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। देखिए लीनियरिटी इसका प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट प्रॉपर्टी होता है, ये सब के बारे में आपको देखना है। लेकिन यहाँ फिर ध्यान दीजिए कि विदाउट प्रूफ लिखा हुआ है, कि हमको प्रूफ जानना ही नहीं है। ठीक है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ना है, यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से जो हम लोग इन्वर्स लैप्लास करते हैं उसको देखना है। अच्छा, इन्वर्स जैसे आप लोग साइन थीटा पढ़ते होइएगा, साइन थीटा इन्वर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग साइन एक आता है साइन इन्वर्स थीटा, साइन इन्वर्स थीटा। तो ये दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया ना, ये इन्वर्स है और ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वैसे ही हम लोग को लैप्लास में पढ़ना है। लैप्लास कहते किसको है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तब। और लास्ट है फूरियर सीरीज, बहुत हल्का है फूरियर सीरीज से, उतना भी बहुत इजी है ये फूरियर सीरीज। थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बस फूरियर सीरीज बन जाएगा आपसे। ठीक है, फूरियर सीरीज में आपको क्या पढ़ना है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक किसको कहते हैं, जो अपना जो पाथ है उसको बार बार रिपीट करे। जैसे साइन का जो ग्राफ देखते हैं हम लोग, ऐसे देखिए साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना। तो देखिए हर 360 डिग्री पर ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, नॉन पीरियोडिक किसको कहेंगे, जो रिपीट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई फंक्शन है, इसे बना दिए, ऐसा बना दिए, तो ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसका डिफिनीशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। फूरियर सीरीज के बारे में देखेंगे कि फूरियर सीरीज होता क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ठीक है, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिंपल फंक्शन, यानी सिंपल सिंपल फंक्शन लेंगे उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, जो कि होगा ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए, यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ए जिसका है और अप्लाइड मैथमेटिक्स सी है।
तो जो जो तीनों कॉमन है, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट तीनों टॉपिक को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।